बीएससी पार्ट 3 के पेपर 2 में ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स हमने देखे थे और इसमें क्योंकि ये बहुत इम्पॉर्टेंट और महत्वपूर्ण भूमिका रखते हैं इसलिए इनके बारे में जानना और समझना बहुत आवश्यक है। यानी इनकी एप्लीकेशंस बहुत इम्पॉर्टेंट हैं, इसलिए हमें इनकी केमिस्ट्री भी पढ़नी और समझनी होगी। क्लासिफिकेशन और नॉमेनक्लेचर के बारे में हम पढ़ चुके हैं और थोड़ा सा हम दूसरा रिवाइज करते हैं कि क्लासिफिकेशन में 3 तरह के कंपाउंड्स हम देख सकते हैं, जो आयनिक कंपाउंड्स होते हैं, कोवेलेंट कंपाउंड्स होते हैं और कंपाउंड्स विद डीलोकलाइज्ड पाई इलेक्ट्रॉन बॉन्ड्स अगर वह रखते हैं। और इनके कुछ एग्जाम्पल्स हमें दिए गए हैं, स्ट्रक्चर्स हमें दिए गए हैं, किस प्रकार के स्ट्रक्चर्स होते हैं, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स हैं। फेरोसीन का स्ट्रक्चर है, जैसे ट्राई मिथाइल एल्यूमिनियम की संरचना है, जैसे क्योंकि उसमें ब्रिज्ड बॉन्डेड एल्किल कंपाउंड्स होते हैं ये। वेनेडियम हेक्साकार्बोनिल और इस तरह के जो कंपाउंड्स हैं जिनमें ब्रिजिंग होती है या सैंडविच कंपाउंड्स बनते हैं, जैसे फेरोसिन का बनता है। ओलेफिन और एसिटिलीन के कंपाउंड्स बनते हैं जिनमें पाई जो बॉन्ड होते हैं वह इन्वॉल्व होते हैं और बैक बॉन्डिंग होती है। तो इस प्रकार से कुछ स्ट्रक्चर्स को जानते हुए हम अब आगे जो हमारे कोर्स में 3 तरह के ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स की डिटेल है, जिसमें हम ऑर्गेनोमैग्नीशियम, ऑर्गेनोलिथियम और ऑर्गेनोजिंक कंपाउंड्स के बारे में अध्ययन करना है हमें। और इनमें हम उनके प्रिपरेशन के मेथड्स, यानी वह बनाए कैसे जाते हैं, लेबोरेटरी मेथड या इंडस्ट्रियल मेथड्स जो भी दिए गए हैं वह हमें आने चाहिए, याद करना है हमें। उनके स्ट्रक्चर क्या क्या होते हैं, वो कैसे एग्जिस्ट करते हैं। और तीसरा, उनकी केमिकल रिएक्शंस, यानी कितने प्रकार की वो अभिक्रियाएं देते हैं, जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस और न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस, जिनके द्वारा हम कई प्रकार के अभिकर्मक और अभिकारक, स्पेशली रिएजेंट और रिएक्टेंट्स हम बना सकते हैं, जो हमारे विभिन्न प्रकार की डाइज, एजोडाइज और पेस्टिसाइड्स और कई तरह के दूसरे कंपाउंड्स बनाने के अंदर भी हमारे काम में आते हैं, उपयोग में आते हैं। लेबोरेटरी में जितने भी रिएक्टेंट्स हैं, कीटोन्स हैं, एसिड्स हैं, एल्डिहाइड्स हैं, अल्कोहल्स हैं, एल्कीन्स हैं, एल्केन्स हैं, इन सब के सिंथेसिस में ग्रिग्नार्ड रिएजेंट ऑर्गेनोमैग्नीशियम कंपाउंड्स जो होते हैं ये बहुत महत्व रखते हैं, इसलिए हम इसकी केमिस्ट्री का अध्ययन करने जा रहे हैं। प्रिपरेशन इसकी सिंपल होती है। यदि हम किसी भी एल्किल हैलाइड को मैग्नीशियम की प्रेजेंस में, यानी मेटल मैग्नीशियम लेते हुए ड्राई ईथर में रिएक्ट कराते हैं, तो लैब में हम फ्लास्क के अंदर स्टिरर रख के, ड्राई मैग्नीशियम रख के, उसके ऊपर ईथर डाल के, ड्राई ईथर और हैलाइड को डालते हैं, तो हमारे पास ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बनता है। तो इसकी विधि का वर्णन हम पढ़ के समझ सकते हैं। और रिएक्शन जो है वो हमें याद होनी चाहिए कि मैग्नीशियम ड्राई ईथर की प्रेजेंस में इंसर्ट हो जाता है R और X बॉन्ड के बीच में, और ग्रिग्नार्ड रिएजेंट हमें मिलता है। स्ट्रक्चर जो है इसका वह कई तरह से एग्जिस्ट करता है, क्योंकि यह मोनोमर के रूप में भी एग्जिस्ट करता है, डिफरेंट टाइप्स के डाइमर भी यह बनाता है, जिसमें जो स्ट्रक्चर हम देख सकते हैं, मैग्नीशियम जो है वह दोनों हैलोजन्स के साथ में जो बॉन्डिंग करता है और उसके ऊपर एक एल्किल ग्रुप लगा होता है, या 2 एल्किल ग्रुप लग सकते हैं और ब्रिजिंग हो सकती है। तो विभिन्न प्रकार के जो 2RMgX जो है वह एक प्रकार से एग्जिस्ट करता है, और R2Mg + MgX2 यह दूसरी प्रकार से अपना स्ट्रक्चर देता है। इस तरह से कई प्रकार के डाइमर हमें प्राप्त होते हैं। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बहुत इम्पॉर्टेंट अभिक्रिया है, जिसमें यह पॉजिटिव होने के कारण जो मेटल एटम है उस पर पॉजिटिव चार्ज होता है, तो इसलिए जो एल्किल ग्रुप है उसके साथ लगा हुआ वह नेगेटिवली चार्ज्ड रहता है। तो इसमें हम एक्टिव हाइड्रोजन जिन जिन मॉलिक्यूल्स में होती है, जैसे वाटर में एक्टिव हाइड्रोजन है, अमोनिया में है, एमीन्स में है, एसिटिलीन में है, इन सभी के साथ में जब हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की अभिक्रिया कराते हैं तो हमें
एल्केन मिलता है। यह हम इस अभिक्रिया में देख सकते हैं। हैलोजन एटम अगर किसी कंपाउंड में है और उसके साथ हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की अभिक्रिया कराते हैं तो भी हम देख सकते हैं कि Mgx2 बनता है और R दोनों एल्केन ग्रुप्स जो हैं, वो एल्किल ग्रुप्स जो हैं, वह मिलकर एक लंबी एल्केन हमें देते हैं। तो R- जो है वो एल्कीन हो सकता है, एल्काइन हो सकता है, और इस प्रकार से हमें उत्तरोत्तर ज़्यादा कार्बन वाले उच्चतर एल्केन, एल्कीन और एल्काइंस भी मिलते हैं। अगर हम एल्किल हैलाइड्स के साथ में इसकी अभिक्रिया कराते हैं तो हमें एसाइल हैलाइड्स के साथ में तो हमें कीटोन्स मिलते हैं। तो RMgX की अभिक्रिया अगर CH3COCl के साथ किया अगर हमने तो रिमेनिंग दोनों ग्रुप्स जुड़ जाते हैं और MgBrCl निकल जाता है, तो हमारे पास कीटोन प्राप्त होता है। इसी प्रकार क्लोरामीन हमें रिएक्शन में प्राइमरी अमीन्स देता है। अगर क्लोरामीन ClNH2 की अभिक्रिया हम C2H5 MgBr के साथ कराते हैं तो हमें C2H5NH2 यानी प्राइमरी अमीन प्राप्त होता है। बहुत इम्पॉर्टेंट अभिक्रियाएं देता है यह न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस के रूप में, और हम एल्कोहल्स, कीटोन्स, एल्डिहाइड्स और एसिड्स के सिंथेसिस में इन अभिक्रियाओं को लेते हैं, जिसमें कार्बोनाइल ग्रुप C⋯O जो ग्रुप है, इस ग्रुप के ऊपर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट पहले ऐड होता है और फिर हाइड्रोलिसिस यानी वाटर मॉलिक्यूल के द्वारा किया गया हाइड्रोलिसिस हमें अलग अलग कंपाउंड्स की उत्पत्ति देता है। पहला अगर हम देखते हैं अल्कोहल्स के रूप में, तो प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी अल्कोहल्स के लिए हम फॉर्मेल्डिहाइड लें या हम एसिटाल्डिहाइड लें या हम कीटोन लें। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं कि अगर हम फॉर्मेल्डिहाइड लेते हैं तो हमें प्राइमरी अल्कोहल मिलता है, यानी क्योंकि कार्बन पर 2 H हैं तो एक तरफ R लगकर और दूसरी तरफ OH लगता है, तो प्राइमरी अल्कोहल उत्पाद के रूप में मिलता है। अगर हम एसिटाल्डिहाइड लेते हैं तो क्योंकि कार्बन पर एक कार्बन लगा हुआ है कार्बोनाइल ग्रुप के कार्बन पर, तो हमें C और एक और R लगता है, तो सेकेंडरी अल्कोहल मिलता है। और कीटोन में यहाँ पर हम देखते हैं कार्बोनाइल ग्रुप के लिए दोनों तरफ मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है अगर, तो तीसरा एक और एल्किल ग्रुप आता है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से और हमें टर्शरी अल्कोहल मिलता है। तो ये सिंपल अभिक्रियाएं हैं जो हम कंपैरेटिव रूप में जब हम याद करेंगे तो हमें आसानी से याद हो सकती हैं। इम्पॉर्टेंट है कि रिएक्टेंट मॉलिक्यूल क्या है, फॉर्मेल्डिहाइड है या एसिटाल्डिहाइड है या कीटोन है, उस पर हमारा उत्पाद क्या प्राप्त होगा यह निर्भर करेगा, यानी प्राइमरी अल्कोहल या सेकेंडरी अल्कोहल या टर्शरी अल्कोहल। इसी प्रकार से एल्डिहाइड्स के सिंथेसिस के लिए हम RMgBr की अभिक्रिया अगर एस्टर्स के साथ कराते हैं तो हम देख सकते हैं कि एस्टर C⋯O जो ग्रुप है एस्टर का, उसके ऊपर OMgBr और एक तरफ H जो है वह जुड़ जाता है। C2H5 और OMgBr दोनों हाइड्रोलिसिस करने पर हमारे पास एक C2H5OH का मॉलिक्यूल निकलता है, एक MgBrOH का मॉलिक्यूल निकलता है, और बचा हुआ जो कंपाउंड है वो हमें यहाँ पर एल्डिहाइड देता है, यानी RHCO ये एक उत्पाद के रूप में हमें मिलता है, और बाकी दोनों जो रेडिकल्स हैं वह निकल जाते हैं H और H के साथ में। तो सिंथेसिस अगर हमें एल्डिहाइड का करना है तो भी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जो है वो एस्टर्स के साथ में हमें यह उत्पाद देता है। सिंथेसिस कीटोन के लिए अगर हमें करना है तो भी हम एस्टर्स के साथ में अगर इसकी अभिक्रिया कराते हैं तो हम पाते हैं कि यहाँ पर हमारे पास ये CH3CO C2H5 के साथ अगर हम अभिक्रिया कराते हैं तो कार्बन पर C2H5 एक तरफ और CH3 एक तरफ लग जाता है। OMgBr और OC2H5 दोनों ही हाइड्रोजन के साथ में H2, अगर हम वाटर के साथ हाइड्रोलिसिस कराते हैं तो हम देख सकते हैं हमें कीटोन
यहाँ पर प्राप्त होता है CH3 C डबल बॉन्ड O C2H5 प्लस C2H5OH प्लस MgBrOH। इसी प्रकार से C डबल बॉन्ड O कार्बोनाइल ग्रुप पर अलग अलग तरह के रेडिकल्स की प्रेजेंस में जब हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की अभिक्रिया कराते हैं तो हमें एसिड्स प्राप्त हो सकते हैं, डाइथायो एसिड्स प्राप्त हो सकते हैं, सल्फिनिक एसिड बनाने में ग्रिग्नार्ड रिएजेंट उपयोग में आता है और थायोल्स बनाने में ग्रिग्नार्ड रिएजेंट उपयोग में आता है। तो इस प्रकार से इसकी प्रिपरेशन, इसका स्ट्रक्चर, इसके डाइमर और मोनोमर के स्ट्रक्चर्स और इसके द्वारा सिंथेसिस किए जाने वाले अलग अलग मॉलिक्यूल्स और उनकी अभिक्रियाओं के बारे में हमें प्रैक्टिस करनी है, समझना है और याद करना है।